विद्या दृष्टि क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव का जो पार्ट 1 हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके थे, आज हम लोग शुरू करेंगे इसका पार्ट 2 करेंगे। और हम लोग जो पहले जितना भी वीडियो किए थे हम लोग 1 से 25 क्वेश्चन किए थे और आज हम लोग 25 से आगे का क्वेश्चन करेंगे। यदि आप लोग पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके हमारे चैनल पे पहले वाला वीडियो देख लें। और आज हम लोग शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट इसका। तो सेकेंड पार्ट हमारा शुरू होगा क्वेश्चन नंबर कितना से बाबू? 26 से। 1 से 25 तक हम लोग कर लिए हैं और 1 से 26 नंबर क्वेश्चन आज से हम लोग शुरू करते हैं। तो लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन आज का हमारा पहला क्वेश्चन, अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है बाबू? तो अंकरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कहाँ? कंबोडिया में। अच्छा ये बताओ, जो अंकरवाट का मंदिर है कब बना था? तो जो अंकरवाट का मंदिर का अगर हम बात करेंगे कब बना था तो 12वीं शताब्दी में। कब बाबू? 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी में बना था। अच्छा कौन बनाया था बाबू अंकरवाट का मंदिर? 12वीं शताब्दी में कौन बनाया था? तो कौन बनवाए थे? सूर्यवर्मन। कौन बाबू? सूर्यवर्मन द्वितीय। जो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय थे उन्होंने अंकरवाट का मंदिर कंबोडिया में बनवाए थे। कब बनवाए थे बाबू? 12वीं शताब्दी में बनाए थे। कब बनवाए थे? 12वीं शताब्दी में बनाए थे। अच्छा जो कंबोडिया का जो फ्लैग है तो कंबोडिया के फ्लैग में आपको अंकरवाट का मंदिर देखने को मिलता है। जिस प्रकार हमारे फ्लैग में अशोक स्तंभ देखने को मिलता है तो उसी प्रकार आपको कंबोडिया का जो फ्लैग है उसमें अंकरवाट का मंदिर देखने को मिलता है। तो अंकरवाट का मंदिर कहाँ है बाबू? कंबोडिया में। कहाँ? कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर सी। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? ये बताइए, ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था बाबू? तो ऑप्शन ए बिहार। अच्छी बताओ आप लोग बिहार में क्या हुआ था? तो बिहार में आप सबको पता है कि शराबबंदी है। तो आप लोग बताएंगे कमेंट पे कि बिहार में शराबबंदी कानून कब लागू हुआ था। तो आते हम लोग क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन। तो ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था बाबू? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में होता है। अच्छा बताए आंध्र प्रदेश के किस जिले में और कब? तो आंध्र प्रदेश का जिला का नाम है नेल्लोर। क्या बाबू? नेल्लोर जिला में हुआ था। और कब हुआ था? सितंबर अक्टूबर महीना में 1992 में। कब हुआ था बाबू? तो 1992 के सितंबर अक्टूबर महीना में आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला में हुआ था। और नेल्लोर जिला की जो महिलाएं थी उन्होंने सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाया था। किसमें? ताड़ी विरोधी आंदोलन में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर हमारा 28। गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो जो गठबंधन की सरकार बनाना है तो एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय या क्या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बाबू? ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय। तो जो बहुदलीय सरकार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गठबंधन की सरकार। जैसे अभी अगर बात करें हम लोग करंट की बात करते हैं 2026 में, अगर हम लोग बात कर रहे हैं बिहार में, तो 2026 में बिहार में गठबंधन की सरकार है, बीजेपी और एक तरफ है नीतीश कुमार की पार्टी, क्या जी? जदयू। और उसमें और सब पार्टी, हम पार्टी है, बहुत सारे पार्टियां। तो बहुत सारी पार्टियां मिलकर क्या बनाए हैं? गठबंधन किए हैं। तो वही कह रहा है कि गठबंधन की जो सरकार है तो क्या होगा? तो बहुदलीय व्यवस्था। क्या होगा बाबू? बहुदलीय व्यवस्था। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी या भारतीय जनता पार्टी। क्या होगा बाबू इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, लोक जनशक्ति पार्टी। अच्छा लोक जनशक्ति पार्टी सबसे पहले कहाँ का पार्टी है? जब ये पार्टी अगर राष्ट्रीय पार्टी नहीं है तो राज्य का स्तर का पार्टी है। और किस राज्य का पार्टी है भाई? तो बिहार का। बिहार का ये पार्टी है। कौन? लोक जनशक्ति पार्टी। अच्छा इसका ये पार्टी कब बना था बाबू? तो 2000 में बना था। कब बना था? 2000। सन 2000 में कौन बनाए थे? तो हमारे बिहार के
बहुत प्रसिद्ध नेता हैं और जिनका नाम है रामविलास पासवान, और उनके पुत्र का आप जो है अभी चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री है, उनको आप लोग जानते हैं। तो लोक जनशक्ति का निर्माण वही किए थे, पार्टी का निर्माण वही किए थे, कौन? रामविलास पासवान। और आज भी लोक जनशक्ति पार्टी है। उस समय लोक जनशक्ति पार्टी जब बना था 2000 में, तो डाक बंगला चित्र मिला था इसका सिंबल। और अभी जो चुनाव, अभी आसपास में बहुत चिन्ह बदलते रहता है, लेकिन उस समय क्या था बाबू? डाक बंगला था। क्या था? डाक बंगला। घर का चित्र मिलेगा आपको देखने को। तो आप लोग सर्च कीजिएगा कि 2000 में जो लोक जनशक्ति पार्टी बना था, तो उसका चुनाव चिन्ह क्या था? तो क्या था बाबू? तो डाक बंगला था। तो ये जो लोक जनशक्ति पार्टी है, क्या है? राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, राज्य स्तरीय पार्टी है। ठीक है, आते हैं हम लोग। अच्छा बताओ आप लोग कि राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था बाबू? 1885 में। वही बात हम लोग बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का, तो 1980 में। 1980 में। अच्छा, 1980 में कौन किए थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन किया था? तो एओ होम ने किया था। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है बाबू? पंजाब, बहुत अधिक मात्रा में वहां कृषि होता है। पंजाब का किसान, आप लोग देखे कि जो दिल्ली में कितना दिन धरना किए थे। केरल, दिल्ली तो देश की राजधानी है, तो क्या बचा? बिहार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पिछड़ा राज्य क्या है बाबू? बिहार है। क्या है? बिहार है। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। शेयर बाजार का नियामक संस्था है, तो शेयर बाजार क्या है जी? तो शेयर बाजार हो जाएगा सेबी। क्या बाबू? तो शेयर बाजार का जो नियामक संस्था है वो सेबी है। क्या है बाबू? सेबी। तो शेयर बाजार को कौन कंट्रोल करता है बाबू? सेबी कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? सेबी कंट्रोल करता है। अच्छा, बात करते हैं हम लोग आरबीआई का। क्या बाबू? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बताइए कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसका स्थापना कब हुआ था? देखते हैं कितने लोग कमेंट मारते हैं कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था। तो चलो देखते हैं बाबू। तो आरबीआई का स्थापना का बात करते हैं हम लोग 1 अप्रैल 1935। तो 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। क्या हुआ था बाबू? जब आरबीआई का जब स्थापना हुआ था, तो उस समय जो इसका मुख्यालय था, कहाँ था बाबू? कोलकाता में। कहाँ था? कोलकाता। तो कोलकाता में इसका मुख्यालय था। और बाद में 1937, कब बाबू? 1937 में इसका मुख्यालय चेंज करके कहाँ कर दिया गया? मुंबई। कहाँ बाबू? मुंबई। तो पूछता है कि आरबीआई का जब स्थापना हुआ था, तो उसका मुख्यालय कहाँ था? तो कोलकाता में। याद रखिएगा, मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ था बाबू? कोलकाता में। और अभी वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है बाबू? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। अच्छा, मुंबई में कब स्थानांतरित हुआ था? 1937 में। कब हुआ था? 1937 में। तो आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935। लेकिन अगर बात करते हैं आरबीआई को राष्ट्रीयकृत कब किया गया था? आरबीआई बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक कब किया गया था? ये हो जाएगा आपका 1 जून 1949। कब बाबू? 1 जून 1949। तो 1 जून 1949 को आरबीआई को क्या किया गया था? राष्ट्रीयकृत। इसको याद रखिएगा, राष्ट्रीयकरण या राष्ट्रीयकृत, दोनों में से कोई वर्ड। तो राष्ट्रीयकरण कब किया गया था बाबू? इसको 1 जून 1949 में। आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का मुख्यालय स्टार्टिंग में कहा था? कोलकाता। और 1937 के बाद कहाँ आ गया बाबू? मुंबई। और आज भी आरबीआई का जो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। इसलिए मुंबई को हम लोग क्या कहते हैं? वित्तीय राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? वित्तीय राजधानी। और बहुत सारे पिक्चर में आप लोग देखे होंगे, मुंबई क्या है? सपना के नगरी भी है। तो आप लोग भी अपना सपना पूरा करने के लिए सोचते होंगे कि हीरो बनना है एकदम सपने में, तो कहाँ निकलते हैं आप लोग? मुंबई निकलते हैं। तो सपना का नगरी क्या है जी? मुंबई। तो आरबीआई जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है जी? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। तो देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन संस्था
वित्त का साधन है। तो वित्त का साधन कौन सा संस्था है, देखते हैं हम लोग। व्यापारी, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक, महाजन। तो क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन सी व्यवसायिक बैंक। क्या होगा, ऑप्शन सी व्यवसायिक बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, अभी हम लोग बताएं, अभी तुरंत बताएं किसको, मुंबई को हम लोग क्या कहते हैं, वित्तीय राजधानी, चाहे सपनों की नगरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो बाबू वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 हैं। कितने हैं बाबू, वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुआ। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, क्या बाबू, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा कब किया गया, 1986, 1980, 1987, 1988। कब किया गया था बाबू, तो 1986 में। कब किया गया था, 1986 में। अच्छा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है क्या। तो देखो, आप लोग जो भी फूड खरीदते हैं, चाहे वो पैकेट वाला हो, चाहे कोई जो भी खाने वाले चीज, तो उसमें यदि मिलावट है तो हम लोग, अब मिलावट हम लोग देख के लेते हैं, हम लोग क्या देते हैं, दाम किसी जगह देते हैं क्वालिटी का। अब क्वालिटी मिला नहीं तो फिर हम लोग शिकायत करेंगे। तो शिकायत क्या करेंगे, तो अब शिकायत करने के लिए ही ये बनाया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। कब बनाया गया था, 1986 में। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि किसी पैकेट का एक्सपायरी डेट होता है, अगर कहीं मिल गया एक्सपायरी डेट, तुरंत आप लोग उसको अच्छे से वीडियो बनाइएगा और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत क्या कर सकते हैं आप लोग, कंज्यूमर कोर्ट, आपके हर जिला में कंज्यूमर कोर्ट मिलेगा, कंज्यूमर कोर्ट में जाइएगा और जो कुछ नियम कानून होगा उस अनुसार आप लोग क्या कर सकते हैं, उस कंपनी पे आप लोग केस ठोक सकते हैं और कंपनी आपका जितना नुकसान होगा उसका क्या करेगी, भरपाई करेगी। ये कब बना था बाबू, 1900, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बना था, 1986 में। लेकिन अब इसको बदल के क्या कर दिया गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1919 लागू हो गया है। तो जो अभी प्रेजेंट की घटना है, जो प्रेजेंट अभी है, तो 1986 को बदल के क्या कर दिया गया है बाबू, 2019। क्या कर दिया गया है, 2019। तो 2019 में कुछ नियम कानून इसमें बदला गया है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अब 2019 मिलेगा आपको। और उस अनुसार यदि आपको किसी भी, आपको खाने पीने के वस्तुओं में चाहे जो भी अब गड़बड़ी मिल रहा है, तो उसमें आप लोग कंज्यूमर कोर्ट में जाके क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं उस कंपनी के खिलाफ, या कोई दुकानदार है जो आपको गलत क्वालिटी, खराब क्वालिटी का सामान दे दिया, तो उस दुकानदार पे कर सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारे दुकानदार देखते हैं आप लोग कि जो खराब सामान होता है कुछ दिन बाद ले जाकर कहीं आसपास के गड्ढे में फेंक देते हैं। क्यों फेंक देते हैं, कि यदि छापा मारा जाएगा उस पर विभाग द्वारा, अगर पकड़े गए तो फिर तो उनका, चाहे आपको गलती से मिल गया और आप कार्रवाई कर दिए कंज्यूमर कोर्ट में जाके, तो उनका लाइसेंस खत्म हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो भी थोड़ा सा एक्सपायरी डेट होता है उसको फेंक देते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे, आज के बाद जो भी कुछ पैकेट में जो एक्सपायरी डेट मिलेगा, तुरंत कहाँ जाएंगे हम लोग, कंज्यूमर कोर्ट में, और उस कंपनी के खिलाफ क्या करेंगे, केस ठोकेंगे, या जो जिस दुकान से आप लिए हैं उस दुकान पे आप लोग केस ठोकिएगा। तो चलो आते हैं हम लोग, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कितना बाबू, 1986, और अभी में कितना, कौन सा हो गया है, 2019। अभी वाला कितना, 2019। लेकिन बात कर रहा क्या है कि घोषणा कब हुआ था, सबसे पहले तो 1986 में, याद रखिएगा आप लोग, 1986। आते हम लोग अगले क्वेश्चन, स्वर्ण भूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्ति चिन्ह का होना चाहिए। तो कह रहा है कि स्वर्ण भूषण, जो सोना का गहना किनाता है ना बाबू, अब सोना वाला गहना हम लोग खरीदते हैं ब्याह शादी में, तो अब बताइए उसमें हम लोग क्या चेक करते हैं, क्या देखते हैं, कि कोई भी नॉर्मल आदमी कोई भी पूछ देता है कि कहाँ से सोना लेके आए हैं, किस दुकान से लेके आए हैं, उस पर हॉल मार्क है, तो ये नहीं पूछता लोग, याद रखिएगा। तो सोना के जो शुद्धता का बात होता है, तो शुद्धता का कौन, हॉलमार्क। तो परिशुद्धता का सुनिश्चित कौन करता है बाबू, हॉलमार्क। तो कोई भी आप लोग गोल्ड लेते हैं, हम लोग परिवार में जो भी हमारे जो बड़े लोग होते हैं, अगर जाते हैं गोल्ड खरीदने, तो क्या देखते हैं, उसका हॉलमार्क देखते हैं। अच्छा, हॉलमार्क निर्धारित करता है कि सोना की क्वालिटी क्या है, उसमें तो जो भी नियम कानून होगा उसको सब आपको क्या मिलेगा, एक स्लिप मिलता है। आप अगर 10 साल बाद भी उस सोना को आप लोग बेचने जाइएगा किसी दुकान पे, और आपके पास अगर स्लिप रहेगा, तो स्लिप बताएगा कि ये सोना सही है, इस दुकानदार द्वारा इस समय में इसको बेचा गया है, स्लिप मिलता है। तो जो भी परिशुद्धता का बात होता है
सोना की क्वालिटी के बात होता है, शुद्धता के बात होता है, तो कौन तय करता है बाबू? हॉलमार्क तय करता है। कौन उसको तय करता है? हॉलमार्क तय करता है। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। करा के भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अभी बारिश का मौसम है, कई जगह पर भूकंप आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, कई जगह पे बाढ़ आ रहा है, अलग अलग प्राकृतिक आपदा। तो जो बात भूकंप का होता है बाबू, तो भूकंप के क्षेत्र में किस तरह का आकृति होना चाहिए भवनों का? तो भूकंप वाले क्षेत्र में अगर भवन का आकृति का बात करेंगे हम लोग, तो आयताकार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बाबू? आयताकार होना चाहिए भूकंप वाले क्षेत्र में। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। अच्छा बताओ, अधिक मात्रा में जल उपस्थित होने के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है कि अधिक मात्रा में पृथ्वी पर जल होने के कारण उसको कौन सा ग्रह कहते हैं बाबू? एकदम आप लोग 6-7 में भी इसको पढ़े होंगे। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, जल्दी देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा क्या बाबू? नीला ग्रह। तो चूंकि लगभग 71% पानी न है बाबू, कितना? पृथ्वी पर लगभग अगर बात करते हैं हम लोग, 71% क्या है बाबू? जल है। क्या है? जल है। और इसलिए पृथ्वी हमारी क्या दिखाई देती है? नीला। अब आता है लाल ग्रह, किसको कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है बाबू? लाल ग्रह। अब बात होता है अगर उजला ग्रह, तो उजला ग्रह, तो शुक्र ग्रह को उजला ग्रह कहा जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को। याद रखिएगा, पृथ्वी को नीला ग्रह, लाल ग्रह मंगल को, और उजला शुक्र ग्रह को। किसको बाबू? शुक्र ग्रह को। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था बाबू? 2004, 5, 6, 7। देखते हैं कितने लोग कमेंट में इसका आंसर देते हैं। देखते हैं कितने लोग जल्दी इसका आंसर कमेंट में देते हैं। चलो बाबू, तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो हुआ था 2005 में। कब हुआ था बाबू? 2005 में। और कब हुआ था? 15 जून को। कब बाबू? 15 जून। तो 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम कानून लागू हुआ था। अच्छा, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून क्या है जी? क्या है जी? सूचना का अधिकार जो अधिनियम है कब लागू हुआ था? 2005 में। कब? अगर डेट का बात करते हैं हम लोग, तो 15 जून को। कब बाबू? 15 जून को। इसको हम लोग क्या करते हैं? RTI। क्या बाबू? RTI। तो RTI लागू कब हुआ था? तो कब हुआ था बाबू? 2005 में। सूचना का अधिकार। अच्छा, इसके तहत क्या करते हैं हम लोग? तो सूचना का अधिकार का अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बात करें, तो जैसे आपके गांव में जो मुखिया जी सड़क बनवाते हैं, तो देखिएगा बोर्ड पे लिखते हैं कि यहाँ से यहाँ इतना किलोमीटर के लिए इतना राशि भुगतान किया गया है, चाहे जो भी उसमें लिखा होता है कि इतना राशि खर्चा किया गया है। तो भैया आपको अगर लग रहा है कि रोड में गड़बड़ी हुआ है, तो आप क्या करेंगे? मुखिया जी पे RTI दायर करेंगे कि मुखिया जी, ऐसे जाके कहिएगा मुखिया जी कागज दिखाइए। तो मुखिया जी ऐसे तक कागज दिखाएंगे नहीं कि कितना खर्चा किए हैं। तो बोलेंगे कि तुम हिसाब लेने वाला है, तो बोलिएगा कि हाँ हिसाब लेने वाले हैं, हमारे ही टैक्स से रोडवा बना है। तो मुखिया जी ऐसे ना मानिएगा तो हम RTI करेंगे। और तुरंत उस पर क्या करता हम लोग? RTI करेंगे। अब मुखिया जी को पूरा ब्यौरा देना पड़ेगा कि कितना पैसा कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, मिस्त्री पे कितना खर्चा हुआ, सामान पे कितना खर्चा हुआ, किस सामान पे कितना खर्चा हुआ, इस कहाँ गड्ढा कितना। अब बताएंगे मुखिया जी कि यहाँ ज्यादा गड्ढा था, आप वहाँ चेक भी कर सकते हैं।
तो आरटीआई के तहत हम लोग क्या करते हैं, हमारा सूचना का अधिकार लिखा हुआ है, सूचना का अधिकार। ये कब हुआ था बाबू? 2005 में। कब? 2005 में। ये हमारा सूचना का अधिकार आरटीआई। आता है मतलब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? और अभी नेपाल हो या बांग्लादेश हो, कई जगह विद्रोह हुआ था, नेपाल में भी सरकार परिवर्तन हुआ जैन जी के कारण। भारत में भी जैन जी ने दिल्ली के जंतर मंतर पे आप लोग देखे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिलवा दिए। तो बताइए कि वर्तमान में नेपाल की जो शासन प्रणाली है किस प्रकार है? लोकतांत्रिक, राजतंत्र, सैनिक तंत्र या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो कोई भी राजनीतिक दल हो, उसका मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग देते हैं। चलो बाबू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, निर्वाचन आयोग, या इसी को हम लोग चुनाव आयुक्त कहते हैं, चुनाव आयोग कहते हैं। तो चुनाव आयोग ही तय करता है कि कौन पार्टी, कौन राजनीतिक दल है या कौन राजनीतिक दल नहीं है, उसका क्या चुनाव चिन्ह होगा। अच्छा, निर्वाचन आयोग ही क्या करता है? चुनाव कराता है। चुनाव का जो डेट अनाउंसमेंट होता है कौन करता है? निर्वाचन आयोग। पूरा देश में चुनाव कौन कराता है? निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग का ही काम होता है चुनाव संबंधित जितना भी काम होता है देखता कौन? निर्वाचन आयोग देखता है। राष्ट्रपति नहीं होगा, प्रधानमंत्री नहीं होगा, तो क्या होगा बाबू? निर्वाचन आयोग हो। क्या होगा? तो जैसे जो बीजेपी का आप लोग सिंबल देखते हैं, तो बीजेपी का जो सिंबल है, चाहे कोई भी नया पार्टी बनता है उसका सिंबल, हमारे बिहार में एक नया पार्टी बना जन स्वराज पार्टी, तो उसका सिंबल क्या मिला था बाबू? बस्ता का बैग। तो कौन दिया था? कौन डिसाइड किया था? तो निर्वाचन आयोग। कौन डिसाइड किया था बाबू? निर्वाचन आयोग डिसाइड किया था। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 क्या बाबू? अनुच्छेद 19 में ऑप्शन दिया गया है 4 गो। इसमें से बताना है कि अनुच्छेद 19 में क्या मिला है हमारे मूल अधिकार के तहत। मूल अधिकार कहिए या मौलिक अधिकार कहिए, दोनों क्या है जी? एक है। तो क्या मिला है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो क्या होगा बाबू? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा बाबू? स्वतंत्रता का अधिकार। यदि बात करते हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार से पहले हम लोग देखते हैं मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के बारे में। क्या बाबू? मूल अधिकार के बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। अच्छा बताओ, मूल अधिकार संविधान के भाग कितना पूछेगा? तो भाग बाबू कितना? भाग 3। तो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का चर्चा किया गया है। फिर पूछता है कि अनुच्छेद कितना से कितना? तो अगर बात होगा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 12 से 35। अनुच्छेद कितना बाबू? 12 से 35। अच्छा, हमारे मूल संविधान में जब संविधान बना था उस समय मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कितना था बाबू? तो हमारे मूल संविधान में अगर मौलिक अधिकार का बात करते हैं हम लोग, तो 7 मौलिक अधिकार था। कितना था? 7 मौलिक अधिकार था। लेकिन अगर अभी का बात करते हैं हम लोग वर्तमान में, क्या बाबू? तो वर्तमान में घट के कितना हो गया है? 6 है। कितना है बाबू? तो जो हमारा वर्तमान में यदि हम लोग मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो वर्तमान में मौलिक अधिकार कितना है बाबू? 6 है। और जो हमारा संविधान बना था उस समय मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितना था बाबू? 7 था। अच्छा, एक मौलिक अधिकार कब? तो एक जो मौलिक अधिकार है 44वां संविधान संशोधन के तहत उसको क्या कर दिया गया है? उसको अब कानूनी अधिकार में बना दिया गया है, मौलिक अधिकार से बाहर करके। ये था हमारा मूल अधिकार के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग देखे। लेकिन कह रहा है कि अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 जो होगा स्वतंत्रता का अनुसार होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए।
अगर हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार का बात करते हैं तो स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार में 19 से 22 तक, कितना है बाबू, 19 से 22। समानता का अधिकार अगर बात करते हैं हम लोग तो 14 से 18, आप लोग याद रखिएगा। और जब संवैधानिक उपचार का अधिकार की बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 को ही हमारे संविधान निर्माता, संविधान के पिता कौन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही संविधान की आत्मा कहे थे। तो पूछता है कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को बाबा साहब ने कहा था, तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। क्या बाबू, संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के बाबू, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? जल्दी बताओ कमेंट में आप लोग, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे बाबू? चलो देखते हैं कितने लोग बताते हैं, कमेंट में आंसर देते हैं कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान कहाँ के थे बाबू? मैसूर। कहाँ के? मैसूर के। देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा गया है? और अभी बाढ़ का सीजन चल रहा है और आप देखेंगे कि जो नदी है बिहार के न्यूज में अब हाईलाइट में आ गया है। तो आप लोग शब्द जरूर देखे होंगे। तो ये बताइए कि निम्न में से बिहार का शोक किस नदी को कहा गया है? तो कोसी नदी। कौन नदी बाबू? कोसी नदी। और एक 2008 का जो बाढ़ आया था कोसी नदी में, इतना प्रलय मचाया था, इतना भयंकर खतरनाक बाढ़ आया था। तो जो 2008 है उसमें, उस 2008, ऐसे तो कोसी नदी के द्वारा बहुत बिहार में बहुत बार तबाही हुआ है, लेकिन अगर हाल फिलहाल का सबसे खतरनाक मंजर का अगर आप लोग बात करेंगे, जिक्र करेंगे, तो 2008 में बहुत खतरनाक बाढ़ आया था कोसी नदी के द्वारा। कब बाबू? 2008 में। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है बाबू? कोसी नदी को। किस नदी को? कोसी नदी को। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? देखते हैं सबसे पहले कौन स्टूडेंट है जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देता है। सबसे पहले देखते हैं कौन देता है। तो चलो बाबू, तो जो हमारे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पटना। और अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पटना साहेब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पटना साहेब बोलते हैं। अच्छी बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था बाबू? तो गुरु गोविंद सिंह का अगर जन्म का बात करते हैं हम लोग तो 22 दिसंबर 1666 में। तो 22 दिसंबर 1666 में गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ था बाबू? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और अपने जन्म के लगभग 9 वर्ष के बाद में ही वो क्या बन गए थे? गुरु। तो मतलब 1675 में। तो 1675 में क्या बन गए थे बाबू? गुरु। तो अपने जन्म के, इनका जन्म हुआ था 1666 में और 1675 में क्या बन गए थे बाबू? गुरु बन गए थे। क्या बन गए थे? गुरु बन गए थे। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह जो थे उन्होंने खालसा पंथ का निर्माण किया था। पूछता है कि खालसा पंथ का निर्माण कौन किए थे? तो खालसा पंथ का निर्माण कौन किए थे? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का निर्माण कब किए थे बाबू? ये किए थे 1699 में। कब किए थे? 1699 में। तो 1699 में गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ का निर्माण किए थे। गुरु कब बने थे? तो 1675 में। उनका जन्म कब हुआ था? 22 दिसंबर 1666 में। कब बाबू? 22 दिसंबर 1666 में। आगे हम लोग देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 46, अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? ये क्वेश्चन इसको हम बता चुके हैं कि जो अंकरवाट का मंदिर, जो क्वेश्चन था हमारा कि अंकरवाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में। तो उसी समय हम बताए थे। देखते हैं कमेंट में कौन स्टूडेंट सबसे पहले, कौन फास्ट आंसर देता है इसका कि क्या होगा इसका आंसर। तो अंकरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। कौन बाबू? सूर्यवर्मन द्वितीय। अच्छा, इसमें हम लोग जो क्वेश्चन था कि गुरु गोविंद सिंह का, तो हम लोग जन्म तो पढ़े थे। अच्छा, इनका मृत्यु कब हुआ था बाबू? अगर बात करते हैं हम लोग गुरु गोविंद सिंह का अगर मृत्यु का बात, तो ये हुआ था 1708 में। इनका मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु कब हुआ था बाबू? 1708 में इनका मृत्यु भी याद रखिएगा, क्योंकि इनका बिहार के पटना में हुआ था। इससे क्वेश्चन बनता है। 46 नंबर क्वेश्चन हो गया था बाबू। आते हैं हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन पे। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? हम लोग पहले प्रथम वीडियो में हम लोग देख चुके हैं पंचायती राज व्यवस्था से, उसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा किए हैं। आज हम लोग देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था बाबू? राजस्थान में। कहाँ लागू हुआ था? राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में कौन लागू किए थे? तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जो नेहरू थे, पंचायती राज व्यवस्था लागू किए थे। कहाँ बाबू? राजस्थान में। कहाँ लागू किए थे? राजस्थान में। चलो आते हम अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये बताइए आप लोग कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुआ था? ये हो जाएगा आपका 2 अक्टूबर 1959 में। कब बाबू? 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? पंचायती राज व्यवस्था लागू किए थे। और सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था बाबू? तो राजस्थान में। कहाँ लागू हुआ था? तो राजस्थान। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग बना दिया गया बाबू? तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग बना दिया गया है। क्या बाबू बना दिया गया है? नीति आयोग बना दिया गया है। अच्छी बताइए आप लोग कि नीति आयोग कब बना था और योजना आयोग कब बना था? देखते हैं कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हैं। तो योजना आयोग कब बना था और नीति आयोग कब बना था? कितने? तो योजना आयोग को बदल के क्या बना दिया गया बाबू? नीति आयोग। क्या बना दिया गया है? नीति आयोग बना दिया गया है। आते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? उड़ीसा भी है, बिहार भी है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था बाबू? तो 1980 में हुआ था। और कौन किए थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन किए थे? अटल बिहारी वाजपेयी। तो आज हमारा क्वेश्चन 50 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग 125 किए और आज 26 से 50 तक किए। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यदि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास भेजिए। और अधिक से अधिक क्या कीजिए, इसको प्रेम और स्नेह दीजिए, ताकि इसी प्रकार हम लोग अगले वीडियो आप लोग को देते रहें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।